गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम पाठ 14 पढ़ेंगे। पाठ 14 का नाम है आठ अभिमन्यु। आठ अभिमन्यु में हम यहां पर देखेंगे कि इस पाठ को इस शीर्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी। निश्चित तौर पे कुछ विशेषताओं, कुछ बड़ी विशेषताओं के कारण ही इस पाठ का नाम आठ अभिमन्यु रखा गया है। और इसके बारे में व्यापक रूप से जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इस पाठ को बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना और समझना होगा। आइए बात करते हैं। बातों बातों में आपकी जिज्ञासाएं आमंत्रित हैं। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? आप सभी को पता है कि भारत के पड़ोसी कई देश हैं, जैसे चीन है और पाकिस्तान है। इसके अलावा नेपाल और भूटान, बांग्लादेश इत्यादि हैं। लेकिन यहाँ पर इस पाठ में पाकिस्तान से संबंधित जो है ये एक रोचक कहानी यहाँ पर दी गई है। आइए इस पाठ के दौरान हम इस कहानी को तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कुछ और इस पाठ से संबंधित बातों को हम इन बातों बातों से संबंधित प्रश्नों के आधार पर पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, महाभारत में अभिमन्यु का क्या प्रसंग है? तो आपने पढ़ा ही होगा, महाभारत में अभिमन्यु जो थे वो अर्जुन के पुत्र थे और अभिमन्यु को धोखे से चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था। तो यहाँ पर आठ अभिमन्यु के अंतर्गत इस पाठ में भी हम एक ऐसे चरित्र को पढ़ेंगे जिनका जो चरित्र है वो अभिमन्यु से मिलता जुलता है। आइए बात करते हैं पाठ के बारे में। प्रस्तुत पाठ में 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध की उस घटना का वर्णन है जिसमें भारतीय वायु सैनिकों ने जान की बाजी लगाकर अटक पाकिस्तान में तेल शोधक कारखाने को ध्वस्त किया था। लौटते समय लड़ाकू विमानों में आग लग गई थी। पाकिस्तानी वायुयान पीछा कर रहे थे, पर भारत के जाबाज सैनिक सकुशल लौट आए। पढ़िए, इस देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले वीरों की अनुपम शौर्य गाथा। आइए अब इस पाठ को शुरू करते हैं। 3 दिसंबर 1971 की ठिठुरती सुबह अचानक अगरबत्ती सी धुंधुआ उठी। मंदिरों में प्रार्थना करते पुजारी और विश्व कल्याण की कामना करते भक्तों के स्वरों पर पाकिस्तानी सेवरजेट विमानों के नेपाम बम गिराए गए थे। गिरजाघरों की बस्ती घंटियां करुणा भरे गीत गा रही थीं। मस्जिद और गुरुद्वारों के साथ साथ अस्पतालों और शहरी बस्तियों को भी बर्बाद कर दिया गया था। घायल, भ्रमित और चकित भारतीय नागरिक इस नरसंहार का अर्थ नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर भ्रमित का अर्थ है भ्रम में पड़े हुए, और नरसंहार का अर्थ है बड़े स्तर पर लोगों की हत्या। वायुसेना के कमांडरों की एक ही राय थी, चोर को नहीं, चोर की माँ को मारो। पेड़ की जड़ को काट दो, पत्ते तो आप ही सूख जाएंगे। हर सैनिक का दिमाग रडार की बीमों की तरह अटक में जा अटका था। अटक का तेल शोधक कारखाना हर सैनिक के दिमाग में खटक सा गया था। अटक पर हमला करने के बाद भारत जिंदा लौटाना तो बिल्कुल असंभव था। वह एक नया चक्रव्यूह था। चक्रव्यूह मतलब चक्र के आकार में सेना की स्थापना, जिसमें घुसकर धुआंधार लड़ाई करने के बाद, जोरदार लड़ाई करने के बाद अभिमन्यु को बाहर आना था। असंभव को संभव बनाना था, लेकिन कैसे? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे राकेश और अन्य 7 पायलट इसी विषय को लेकर समुद्र मंथन सा कर रहे थे, विचार कर रहे थे। राकेश अपने 7 साथियों से कह रहा था, अपने मिशन मशाल पर हम 8 को आज रात 11 बजे रवाना होना है। केनबरा बम वर्षकों पर नेपाम बम, रॉकेट और हवा में मार करने वाले मिसाइल लेकर चलना है। अटक के तेल शोधक कारखानों को 4 बड़े टारगेटों में बांट दिया गया है। रिफाइनरी पर हमला मैं और डिसूजा करेंगे। गोदाम पर ग्रेवाल और रमन बम गिराएंगे तथा एडम ब्लॉक को धामी और धींगड़ा उड़ाएंगे। हमला एक के बाद दूसरा करेगा ताकि पहला दूसरे की सुरक्षा बनाए रखे। राकेश चुप हो गया, मगर उसकी आंखें अब भी बोलती लग रही थीं, जैसे कह रही थी, आगा पीछा सब स्वयं को ही देखना है। आगा पीछा मतलब सब कुछ स्वयं को ही देखना है। जाना और आना सब खुद सोचना होगा। एक मुट्ठी में जीवन होगा
तो दूसरी में मौत। चक्रव्यूह में घुसने के बाद अभिमन्यु निबट अकेला होगा। निबट अकेला मतलब बिल्कुल अकेला होगा। अंतिम सांस तक, अंतिम आस तक उसे अपने ही दम पर जूझना होगा। रात के 11 बजने में 5 मिनट शेष थे। राकेश अपने सातों साथियों सहित हवाई पट्टी पर खड़े 8 कैनबरा विमानों को देख रहा था। अपूर्व शक्ति के स्रोत भंडार, मस्त हाथियों से बड़े बम वर्षक विमान उन सातों को अपनी ओर बुलाते लग रहे थे। 8 एक एक कर अपने अपने विमान पर सवार हुए और फिर राकेश के आदेश पर चालू हुए। विमानों के इंजनों के शोर में इनकी समूची सोच विलीन हो गई। यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने पहले से योजना बनाई कि किसको क्या करना है, और सबके अलग अलग काम भी निर्धारित कर दिए गए। आसमान गुर्राने लगा। किससे गुर्राने लगा? हवाई जहाज़ों के शोर से गुर्राने लगा। राकेश मिशन मशाल का अगुआ था, आगे चलने वाला था। वह अपने सातों साथियों सहित लक्ष्य की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पाकिस्तान की सीमा में सेंधमारों की तरह चुपचाप घुसते इन 8 अभिमन्युओं को आसमान पर मूक बैठे सितारों ने देखा, परंतु न आसमान ने उन्हें आने से रोका था और न ही हवा ने टोका था। इंटरकॉम पर राकेश की आवाज़ चटकी थी। आइडेंटिटी कार्ड, उसने आदेश दिया था। और इसके आगे की जो कहानी है, इसके आगे का जो विश्लेषण है वो हम इस वीडियो के दूसरे भाग में करेंगे। अभी प्रथम भाग में हम यहीं तक देखेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक की जो प्लानिंग जो है आपने राकेश की सुनी, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो जल्दी ही दूसरे भाग के साथ आप सभी से मिलते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।